हेलो स्टूडेंट्स। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारी तैयारी चल रही है। ठीक है, हम लोग जो है पीवाईक्यू डिस्कशन स्टार्ट किए थे। पीवाईक्यू में हम लोग 70th पेपर को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, 70वीं बीपीएससी में जो भी पेपर आया था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ डिस्कशन हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आंसर तो ऑलरेडी बीपीएससी ने दे रखा है। ठीक है, हम लोग जो भी टॉपिक पूछा गया है उस पूरे टॉपिक को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि उससे संबंधित कोई सवाल अब आपका नहीं छूट सकता है। ठीक है, और देखिए पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बच्चा सिर्फ पीवाईक्यू को सही तरीके से करके जाता है तो वो प्रीलिम्स उसका नहीं रुक सकता है, प्रीलिम्स उसका ज़रूर क्लियर होगा। तो इसका पार्ट 1 आ चुका है, आप लोग पहले पार्ट 1 देखिएगा, फिर इसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग जो है 10 नंबर तक जो है वो किए थे। ठीक है, 10 नंबर तक हम लोग कर लिए थे यूएनएससी तक। आज हम लोग को 11 से करना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन करने से पहले कल के वीडियो में 2 सवाल ऐसा था, उसमें थोड़ा सा कुछ बताना है। एक तो आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड आसाम इन द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। तो हम लोग हर्षवर्धन को डिटेल में पढ़ लिए थे कि हर्षवर्धन के टाइम पे कौन कौन सा रूलर था, क्या हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पे एक चाइनीज यात्री भारत में यात्रा करने आया था जिसका नाम हुएनसांग था। हुएनसांग ये उसी समय 634 से 643 के आसपास भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। ठीक है, लेकिन एक और चाइनीज़ यात्री जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो चाइनीज़ यात्री है फाहियान। ठीक है, वो चाइनीज़ यात्री कौन है? फाहियान। तो इसीलिए एक बार आप इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्ता टू। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भारत में आया था। चंद्रगुप्ता टू यानी कि 405 से 411 एडी के आसपास, जिसको 5th सेंचुरी सी कहेंगे। तो 405 से 411 एडी चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, और गुप्ता डायनेस्टी को जो है ना गोल्डन पीरियड माना जाता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में ये गोल्डन पीरियड था। आर्यभट्ट वगैरह, वराहमिहिर, एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत आगे था, मैथमेटिशियन भी थे बहुत सारे लोग उस समय। सोना का सिक्का यूज़ करता था गुप्ता डायनेस्टी। मतलब हर चीज़ में गुप्ता डायनेस्टी को बहुत आगे माना जाता है। और उसके जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रूलर थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्हीं के टाइम पे एक चाइनीज़ यात्री उस समय भी भारत आया था जिसका नाम था फाहियान। तो 2 चाइनीज़ यात्रियों का नाम आपको याद रखना है, एक फाहियान चंद्रगुप्त टू और एक हुएनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे। ठीक है, तो ये आप लोग कल जो नोट्स बना रहे थे वहाँ जाके इस चीज़ को लिख लीजिए। और एक और चीज़ हम लोग को कल पढ़ना था, जैसे कल सिलिकॉन आया था कि टेक्नोपोलिस जो है वो कहाँ है। जैसे सिलिकॉन वैली यूएसए, टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसए का सिलिकॉन वैली बहुत आगे है। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में है। तो सिलिकॉन वैली क्यों? क्योंकि सिलिकॉन ऐसा मटेरियल है जिसका यूज आईटी चिप्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, चिप वगैरह जो कंप्यूटर मोबाइल इस सब में चिप लगता है वो सिलिकॉन से ही बनता है। इसीलिए सिलिकॉन नहीं होता ना तो इतना टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो सिलिकॉन आया था तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में कितना मात्रा में क्या पाया जाता है। तो देखिए हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट का बात हो रहा है, एटमॉस्फेयर का नहीं। एटमॉस्फेयर में तो आपको पता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वातावरण में नाइट्रोजन। पर अर्थ क्रस्ट में, भूमि में, ठीक है, भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है 46%। और ऑक्सीजन के बाद जो सेकेंड नंबर पे है वो है सिलिकॉन। ठीक है, इसीलिए सिलिकॉन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। बीपीएससी खास करके कम से कम 3 बीपीएससी में कोई भी चीज़ याद करना है आपको। रैंकिंग अगर आप याद करते हैं किसी भी चीज़ का तो 1 to 3 तक याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी जो है इसी बार देखिएगा 70th का पेपर में 3 के बाद का क्वेश्चन पूछा है। तो अगर 3 तक आपको याद है तो सवाल बन जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे है आपका ऑक्सीजन, सेकेंड नंबर पे है एसआई सिलिकॉन, और थर्ड नंबर पे जो पाया जाता है वो है एल्युमिनियम। ठीक है, द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो है एल्युमिनियम इन द अर्थ क्रस्ट। उसके बाद आयरन और फिर बाकी एलिमेंट्स। तो 3 आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को 11 नंबर से करना है। 11 नंबर क्वेश्चन था कि इन द यूनियन बजट स्पीच फॉर 24-25, यूनियन बजट स्पीच,
ठीक है, बजट का स्पीच देते समय किस ऑयल सीड मतलब तेल का जो बीज होता है, जैसे सरसों हो गया, तिल का तेल हो गया, ठीक है, सनफ्लावर सूरजमुखी का भी तेल बनता है, तो कौन सा ऑयल का सीड को आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल में नहीं शामिल किया गया है? देखिए, इंडिया में ऑयल वगैरह हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जैसे पाम ऑयल आप सुने होंगे, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल बहुत सारे लोग बाहर से मंगाते हैं खाने के लिए, ठीक है, पाम ऑयल वगैरह। तो हम लोग ऑयल जो है ना वो बाहर से ज़्यादा मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। उसी तरह से दाल वगैरह हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे देश में ना हम लोग क्या उगाते हैं, तो चावल, गेहूँ, सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे देश में उगाया था वो है चावल और गेहूँ। हरित क्रांति के कारण, हरित क्रांति गेहूँ पे ही आया था, पता होगा आपको, तो हम लोग वही उगाते हैं और इसीलिए ये हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। मगर हमारा जो सरकार है, हमारी सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा बजट में कि नहीं, हमें जो ऑयल सीड है 2024-25 के बजट में कहा गया था ऑयल सीड के बारे में कि तेल जो है उसमें हमें आत्मनिर्भरता हासिल करनी है, हमने खुद ही बहुत ज़्यादा उपजाना है। तो वो कौन कौन से बीज की बात कर रहे थे और इन चारों में से वो कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन देखिए इजी था, अगर आप चारों को ध्यान से देखते तो सीसम माने तिल का तेल, कोकोनट, कोकोनट का भी तेल होता है, सोयाबीन और ग्राउंड नट। आप देखिए इसमें बीज कौन कौन सा है, सीसम तिल जो है वो बीज है, सोयाबीन का भी बीज होता है और ग्राउंड नट यानी मूंगफली का तेल। कोकोनट क्या है, पेड़ में उगता है, कोकोनट का खेती नहीं करते हम लोग, खेती क्या आता है सीसम, सोयाबीन और ग्राउंड नट का, है ना। तो इसका आंसर कोकोनट था कि कोकोनट के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल नहीं करनी है, ठीक है। कोकोनट का तेल ज़्यादा यूज कहाँ होता है, साउथ इंडिया में ज़्यादा लोग यूज करते हैं, है ना। और ये तो पेड़ है, तो यहाँ से ये आंसर निकल जाता था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन सा बीज के बारे में बात हुआ था यूनियन बजट में। देखिए, इन द इंटरिम बजट 2024-25 का जो बजट था उसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिनांस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया था कि हमें सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता हासिल करनी है मस्टर्ड, सरसों, ग्राउंडनट, मूंगफली, सीसम, तिल का तेल, सोयाबीन और सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल, है ना। इन 1 2 3 4 5 चीज़ में हमें हासिल करनी थी, इसमें कोकोनट नहीं था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि ये 5 चीज़ में हासिल करना है हमें, ठीक है। मगर इंडिया में ऐसा नहीं है कि ये सब उपजता नहीं, उपजता है। सबसे ज़्यादा हमारे देश में कौन सा तेल उपजता है, तो सरसों। आप लोग देखें सरसों का खेत हर जगह होता है लगभग, तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो ऑयल सीड का होता है वो है सरसों, मस्टर्ड, ठीक है। ऑयल सीड सबसे ज़्यादा मस्टर्ड, और ये जो मस्टर्ड होता है ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में, है ना। राजस्थान में मस्टर्ड सबसे ज़्यादा होता है। फिर सोयाबीन होता है, उसके बाद सोयाबीन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोया प्रदेश क्योंकि वहाँ सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है। और मस्टर्ड कहाँ होता है, राजस्थान में। और ग्राउंड नट, मूंगफली, मूंगफली होता है गुजरात में, ठीक है। मूंगफली कहाँ होता है, गुजरात में। तो ये सब याद करना है, पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो ग्राउंड नट का कहाँ है, तो गुजरात। राजस्थान का कहाँ है, तो MP, सॉरी, मस्टर्ड का हो गया राजस्थान, ग्राउंड नट का हो गया गुजरात, ठीक। मस्टर्ड राजस्थान, ग्राउंड नट मूंगफली का गुजरात, सीसम तिल का तेल इसका भी गुजरात, तिल भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुजरात। सोयाबीन सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। और सनफ्लावर सूरजमुखी कर्नाटका, ठीक है। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है। तो ये आप स्टेट वाइज भी एक याद रखिए। लेकिन इन सब तेलों में से सबसे ज़्यादा तेल हमारे यहाँ निकलता है सरसों का तेल, सही बात है, हर घर में यूज होता है सरसों का तेल, तो सबसे ज़्यादा वही होगा ना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में कोई भी तरह का ऑयल सीड प्रोडक्शन है, तो राजस्थान जो है वो टॉप है, रैंक 1 पे है राजस्थान प्रोडक्शन में, ठीक है। मस्टर्ड का प्रोडक्शन, सरसों का प्रोडक्शन राजस्थान ही करता है और वो प्रोडक्शन में रैंक 1 पे है। लेकिन मध्य प्रदेश एरिया वाइज रैंक 1 पे है, एरिया मतलब सबसे ज़्यादा एरिया में जो है ना खेती जो है वो कौन कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है। राजस्थान कम जगह में कर रहा है पर प्रोडक्शन उसका हाई है। प्रोडक्शन कैसे, कम जगह में भी प्रोडक्शन हाई होने का मतलब है कि अच्छा फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर रहा होगा, तो कम ही जगह में कर रहा है पर प्रोडक्शन उसका हाई है, तो रैंक 1 पे प्रोडक्शन के मामले में राजस्थान, एरिया वाइज मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्पादन के हिसाब से राजस्थान। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है।
अभी हम लोग ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन था कि 2024-25 का जो बजट है ना, यहाँ देखो क्वेश्चन लिखा है 2024-25 का बजट। पर अभी आपको पता है कि 2025 का आपका क्या चल रहा है, मई महीना चल रहा है, यानी कि 2025-26 का बजट आ चुका है ना। यानी कि अब 71st बीपीएससी में 2025-26 के बजट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग बजट तो एक अलग से, मतलब कि पूरा वीडियो आएगा बजट पे, क्योंकि बजट जो है ना वो बहुत छोटा चीज़ नहीं है, उस पर 1-2 घंटा का लेक्चर लगेगा। तो बजट हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, मतलब 25-26 के बजट को। बस थोड़ा सा देख लो कि इस बजट में भी दालों के आत्मनिर्भरता पे बात किया गया है कि दाल जो है ना उसके लिए आत्मनिर्भरता कैंपेन जो है वो चलाया जाएगा। पल्सेस के लिए बताया ना, क्योंकि दाल वाल हम लोग ज़्यादा नहीं उगाते हैं। तो उसमें कौन कौन से दाल पे बात किया गया, 3 मुख्य दाल है। एक है अरहर का दाल, एक है मसूर का दाल और एक है उड़द का दाल। इंग्लिश वाले याद कर लीजिए, ब्लैक ग्राम, रेड लेंटिल और पिजन पी। उससे अच्छा हिंदी में याद कर लो, अरहर यानी तूर, उड़द और मसूर। अरहर का मतलब तूर। तो ये 3 दाल पे फोकस है 2025-26 वाले बजट में। ठीक, अब देखो बजट क्या होता है, थोड़ा सा बजट पे बात करते हैं हम लोग। पॉलिटी भी हम लोग को पढ़ना ही है, तो हम लोग यहीं पे पीवाईक्यू डिस्कस करते करते ही हम लोग पॉलिटी के भी मास्टर बन जाएंगे, हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। जैसे कल हम लोग हर्षवर्धन किए थे, वैसे आज हम लोग किसी को डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम लोग सब डिस्कस करेंगे, साइंस भी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बजट, बजट जो चीज़ है ये क्या होता है, बजट होता क्या है। जैसे आप लोग घर में बजट बनाते हैं, महीना में 1 तारीख को पैसा आया, अब इस पैसे को कहाँ क्या खर्च करना है, राशन लाना है, बिजली का बिल देना है ना, ये सब हम लोग खर्च दिखाते हैं कि ये हमारा एक्सपेंडिचर है। और पैसा आ कहाँ से रहा 1 तारीख को, ये हमारा इनकम है। यानी कि हो सकता है सैलरी से आ रहा हो, या हो सकता है कि पैसा हमने ज़मीन कहीं खरीद रखा हो या भाड़ा पे लगा रखा हो घर को, तो वहाँ से पैसा आ रहा हो, तो वो हमारा इनकम हो गया। तो 2 चीज़, इनकम आएगा और फिर हम उसको कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, यही बजट होता है। तो ये छोटा बजट है, घर का बजट है। उसी तरह सरकार भी अपना बजट बनाती है, ठीक है। और सरकार जो बजट बनाती है, कितना तारीख को आता है ये बजट, 1 फरवरी को लाया जाता है। पहले ये लाया जाता था लास्ट फरवरी में, 27-28 फरवरी को, मगर अब जो बजट है वो 1 फरवरी को लाया जाता है, ठीक है। कि जो नया साल है, नया साल मतलब देखिए वित्तीय संस्थानों में जो नया साल है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। आप लोग सुने होंगे मार्च क्लोजिंग, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च साल चलता है। हम लोग के लिए साल भले दिसंबर और जनवरी में होता है, पर वहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो 1 अप्रैल जब आएगा तो हमारा नया साल चालू होगा, तो सरकार सोचती है कि उस नए साल में हम लोग पैसा कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा, और हम लोग मतलब टैक्स वगैरह कहाँ कहाँ से आएगा, और फिर उसको हम लोग कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। समझ गए ना। बजट क्या है, बजट में 2 चीज़ होता है। एक तो सरकार प्रीवियस ईयर का बात करती है कि पिछले साल हमको यहाँ यहाँ से इनकम आया और उसको हमने यहाँ यहाँ खर्च कर दिया, ये बताता है। और दूसरा नया साल का बताता है, आने वाले साल में यहाँ यहाँ से पैसा आएगा और उसको यहाँ यहाँ हम खर्च करेंगे। समझ में आया, जैसे ऑयल सीड का प्रोडक्शन में खर्च करेंगे, दाल के प्रोडक्शन में खर्च करेंगे, इस तरह से बात होता है। अब बजट जो है, ये बजट को संविधान में, ठीक है, क्या कहा गया है, कौन सा आर्टिकल है, तो संविधान में आर्टिकल 112 याद कर लीजिए। संविधान का आर्टिकल 112 में बजट का वर्णन है। और 112 में बजट वर्ड मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन नहीं है। वहाँ लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरणी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्या लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या क्या हमारे संविधान में नहीं लिखा है। तो बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, इसके जगह लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। सही बात है, 1 वर्ष में पैसों का विवरण लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112, ठीक है। इसके बाद बजट प्रेजेंट कौन करता है, तो बजट कौन प्रेजेंट करता है, जो हमारी वित्त मंत्री होती हैं वो प्रेजेंट करती हैं। मगर इसको कहा जाता है कि पार्लियामेंट में बजट को रखता कौन है, तो वो रखता है प्रेसिडेंट, ठीक है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो बजट को पार्लियामेंट में रखते हैं, उसके बाद वित्त मंत्री उसको डिस्कस उसका जो करना है करती हैं। मगर उनको रखने का काम जो प्रेसिडेंट का होता है। और देखिए पार्लियामेंट माने संसद में सबसे पहले बजट कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में बजट को लाया जाता है। अभी देखिए यहाँ पढ़िए,
द बजट इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा ऑन 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी को हर साल, बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। द फाइनेंस मिनिस्टर गेव अ बजट स्पीच, वो स्पीच देती हैं सबसे पहले, बजट रखी और वो स्पीच दी कि यहाँ यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ यहाँ खर्च करेंगे, इतना रुपया मनरेगा में देंगे, इतना रुपया जो है साइंटिस्ट लोग को देंगे, इतना रुपया शिक्षा में खर्च करेंगे, इतना हेल्थ में खर्च करेंगे, इस तरह से वो बता देती हैं। और फिर 2 तारीख को जाके राज्यसभा में भी बजट को पेश किया जाता है, यानी 1 तारीख को लोकसभा में पेश कर देती हैं और 2 तारीख को राज्यसभा में पेश कर देती हैं। इसके बाद वो बजट रख दी, अपना बात बता दी कि ऐसे ऐसे है। अब बजट पे होता है जनरल डिस्कशन, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप होता है उस पर डिस्कशन होता है, वहाँ के जो जितने एमपी हैं वो सब डिस्कस करते हैं, लोकसभा में भी डिस्कस होता है और राज्यसभा में भी डिस्कस होता है, ठीक है, वो लोग डिस्कस करते हैं। वोटिंग अभी नहीं होगा, अभी सिर्फ डिस्कस हो रहा है, जनरल डिस्कस। डिस्कस होने के बाद वो लोग उसको भेज देते हैं, तीसरा स्टेप है, उसको भेज दिया जाता है डिपार्टमेंटल कमिटीज़ के पास, है ना। डिपार्टमेंटल कमिटी उसको स्क्रूटनी करता है। डिपार्टमेंटल कमिटी मतलब 4-5 लोगों, ये 22 लोगों का कमिटी है, ठीक है, और ये कमेटी उसको डिस्कस स्क्रूटनी करेगा कि अच्छा इतना रुपया शिक्षा को दे रहा है, क्या इतना ज़रूरी है शिक्षा में खर्च करना, क्या इतना मनरेगा को देना ज़रूरी है, नहीं नहीं इसमें से कट होना चाहिए पैसा, ठीक है, इतना रुपया जो है सौंदर्यीकरण पे खर्च करा है, शहर को सौंदर्यीकरण, नहीं नहीं ये तो फालतू पैसा सौंदर्यीकरण पे खर्च हो रहा है। इस तरह से 3-4 सप्ताह तक वो लोग डिस्कस करते रहते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, अपना रिपोर्ट बनाते हैं कि बजट में ये गलत है, ये सही है, इस तरह से। फिर चौथा स्टेप होता है कि अब बजट जब उन्होंने स्क्रूटनी कर दिया, सुधार कर दिया, तो फिर वो वोटिंग के लिए आता है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, यानी कि जिस विभाग ने जितना रुपया मांगा है, अब जैसे शिक्षा विभाग ने मांगा कि इतना रुपया हमको चाहिए, इतना मेरे यहाँ टीचर है, इतना सैलरी देना है, स्कूल सबको बड़ा बनाना है, इतना रुपया चाहिए। हेल्थ विभाग ने मांगा कि हमको एम्स बनाना है, इतना रुपया चाहिए। तो जिन्होंने ग्रांट मांगा, ग्रांट माने पैसा मांगा, ठीक है, ग्रांट दान, उस पर वोटिंग होती है, हर विभाग वाइज वोटिंग होता है, और वोटिंग सिर्फ लोकसभा में होता है, ये याद रखना है। राज्यसभा केवल डिस्कशन करता है, वोटिंग नहीं कर सकता है। लोकसभा में ही जो होना है होगा, डिस्कशन भी होगा, वोटिंग भी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बजट पे राज्यसभा केवल डिस्कशन करता है, नो वोटिंग, है ना। बजट पे वोटिंग राज्यसभा कभी भी नहीं कर सकता है, ठीक है, राज्यसभा वोटिंग नहीं करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया कि डिस्कशन और वोटिंग, और दूसरा है कि एक ऐसा खर्च होता है, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए सरकार के पास 3 फंड है, सरकार जो अपना पैसा रखती है, जैसे आपके पास 3 अकाउंट हो सकता है अलग अलग बैंकों में, उसी तरह सरकार के पास भी 3 अकाउंट्स हैं। देखिए वो कौन कौन सा अकाउंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। एक जो अकाउंट है उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा अकाउंट है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा अकाउंट है पब्लिक अकाउंट, ठीक है, पब्लिक अकाउंट। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसमें जो पैसा आता है, जैसे जो टैक्स का पैसा है, जितने लोग टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, आप अगर इनकम आपका आ रहा है, सैलरी आ रही है, तो उसमें से टैक्स कट रहा है, तो सारा टैक्सेस और नॉन टैक्सेस का पैसा जो है वो सीएफआई में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसी में से फिर पैसा, अभी बजट के बाद फिर पैसा निकलता भी है, जब बजट पास हो जाता है तो इसी में से खर्चा फिर बाहर भी निकलता है, ठीक है। लेकिन खर्च करने के लिए पार्लियामेंट से पास कराना जरूरी है, वही जो बजट हुआ पास कराना इसको जरूरी होता है खर्च करने के लिए। और ये आर्टिकल 266(1) में इसके बारे में वर्णन है, ठीक है, आर्टिकल 266(1) में। नेक्स्ट है दूसरा जो सरकार का फंड होता है वो है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी फंड जो होता है ये मतलब ऐसा फंड ना, बहुत ही ज़्यादा आप कहिए कि आकस्मिक खर्चों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आकस्मिक खर्चा माने कि इमरजेंसी के टाइम पे इसका उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अचानक से बाढ़ आ गया या अर्थक्वेक आ गया, तो अब सरकार जो है पार्लियामेंट बैठेगी, लोकसभा राज्यसभा, फिर बजट पेश होगा, डिस्कशन होगा, नहीं सब फालतू चीज़ नहीं होता है। अर्थक्वेक आ गया तो तुरंत हमें खर्चा करना है, तो ये जो अकाउंट होता है सरकार का, इसको आकस्मिकता निधि भी बोलते हैं। इसमें हमेशा 500 करोड़ रुपया रखा हुआ रहता है, इसमें से ही निकाल के बजट के ही टाइम पे निकाल के इसमें डाल दिया जाता है 500 करोड़। और ये 500 करोड़ वही अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर होता है, इमरजेंसी के टाइम पे बाढ़ हो गया या कुछ हो गया तो खर्च किया जाता है। इसके लिए मतलब खर्च कर दीजिए और फिर बाद में जब पार्लियामेंट का गठन होगा तो वहाँ पे आप जो है
अप्रूवल जो है वो ले लीजिएगा, ऑथराइजेशन कि जो है ये आया था तो हमने इतना रुपया वहाँ पे खर्च कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी कि आकस्मिकता निधि 267 एक। और अगला है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी इनकम हो रहा है, बहुत लोगों को सैलरी आती है, तो सैलरी आती है तो वो लोग कुछ पैसा एनपीएस में जमा कर देते हैं, ठीक है, कुछ पैसा पब्लिक पीएफ कर देते हैं, अपना प्रोविजनरी फंड, ठीक है, पेंशन के लिए वो कुछ पैसा जमा कर रहे होते हैं, तो वो सब जो पैसा आप जमा वगैरह करते हैं वो जाता है पब्लिक अकाउंट में। ठीक है, इसके लिए कोई पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन का जरूरत नहीं होता इस पैसे को निकालने के लिए सरकार को, और ये आर्टिकल 266(2) से होता है। तो बस सिंपल सा है, 3 फंड है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंड तो सीएफआई है, कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें सारा टैक्स वैक्स का पैसा रखा रहता है और इसी में से खर्च होता है। बजट में जब पास हो जाता है तो उसके बाद यहीं से पैसा निकाला जाता है। और दूसरा कंटिजेंसी फंड कंसोलिडेटेड फंड का हिंदी हो गया संचित निधि, और कंटिजेंसी फंड का हिंदी हो गया आकस्मिकता निधि। ठीक है, तो ये 3 फंड है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इस 3 फंड पे जो है ना वोटिंग होता है। ठीक है, वोटिंग होती है कि किसके लिए वोटिंग हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड के लिए वोटिंग होता है, कंसोलिडेटेड फंड के लिए, कि इसमें से जो पैसा है वो अब निकालना है। वोटिंग होता है डिमांड फॉर ग्रांट पे, फिर पास हो गया वो बिल, वोटिंग हुआ तो बिना बिल पास किए कोई भी पैसा निकाला नहीं जा सकता। अभी जैसे बताया ना, नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, माने बिना बिल पास किए पार्लियामेंट के द्वारा कोई पैसा नहीं निकलेगा। ठीक है, और लास्ट में फाइनेंस बिल पास होता है। फाइनेंस बिल, द फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फॉलोइंग ईयर, यानी आने वाले साल के लिए इतना इतना पैसा निकल रहा है, वो फाइनेंस बिल पास हो गया। तो ये इतना सा चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले बजट पेश हुआ, फिर बजट पे डिस्कशन हुआ, जनरल डिस्कशन, फिर डिस्कशन के बाद डिपार्टमेंटल कमेटी को भेजा गया स्क्रूटनी करने के लिए, फिर उस पर वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद बिल पास हुआ। 2 तरह का बिल पास होता है, एक होता है अप्रोप्रिएशन बिल और एक होता है फाइनेंस बिल। ठीक, उसके बाद देखिए एक होता है इंटरिम बजट। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं पे देखिए इंटरिम बजट का जिक्र है। यहाँ पे देखो 11 नंबर यहाँ पे लिखा है ना यहाँ जो लिखा है यूनियन बजट स्पीच 2024-25, ये जो बजट था 2024-25 का, ये एक इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट क्या होता है कि जिस साल चुनाव होना होता है, आपको पता है कि 2024 में ही चुनाव था। ठीक है, इंटरिम बजट था 2024-25 का, तो 2024 में चुनाव था। चुनाव कब होता है लोकसभा का, अप्रैल मई में चुनाव होता है। अप्रैल और मई जून के आसपास चुनाव होता है। तो आपको याद होगा पिछले साल चुनाव हुआ था 2024 में। तो उस समय क्या हुआ कि चुनाव से पहले, और बिल कब आना है, फरवरी में ही आ जाना है। तो जो सरकार बिल पेश कर रही है, बीजेपी की सरकार बिल पेश कर रही थी, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी वो पेश कर रही थी फरवरी में, तो वो जो लेके आई हैं, अब हो सकता है कि अप्रैल में वो चली जाएंगी, हो सकता है बीजेपी अगर हार जाता और किसी दूसरे का सरकार जो है वो अप्रैल से आ जाता, तो वो फिर बीजेपी के लाए हुए बिल को क्यों आगे फॉलो करता, इसके लाए हुए बजट को तो वो नहीं मानता ना। वो फिर जो नई सरकार बनती वो अपना नया बजट लेकर के आती है ना। तो जिस साल इलेक्शन होता है ना, उस साल जो बजट आता है वो सिर्फ 2 ही 3 महीने के लिए आता है, फरवरी मार्च, क्योंकि अप्रैल से तो इलेक्शन है। तो इसीलिए उस बजट को इंटरिम बजट कहा जाता है। फुल फ्लेज बजट वो नहीं होता है, वो होता है इंटरिम बजट। ठीक है, माने वो 2 ही 3 महीने का बजट है। उसके बाद फिर अपना देख लेना, जो सरकार आएगा वो फिर नया बजट लाएगा। जब बीजेपी ही जीत के आया तो फिर बीजेपी दोबारा से जीतने के बाद जून में जीत के आया और हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने शपथ लिया, उसके बाद दोबारा से बजट पेश किया गया था जो फुल फ्लेज बजट था। ठीक है, तो ये होता है इंटरिम बजट। ये इंटरिम बजट आप लोग समझ गए। ठीक है, एक चीज होता है वोट ऑन अकाउंट, ये भी याद कर लो, वोट ऑन अकाउंट। अभी देखिए कि 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो जाता है, बजट आता है 1 फरवरी को। पहले क्या होता था ना कि बजट 27-28 तारीख को पेश किया जाता था, तो पूरा मार्च अप्रैल, जबकि अप्रैल से नया साल आ गया, फिर भी बजट पास होने में ही अब मई मई महीना आ जाता था। तो क्या होता था कि अप्रैल में खर्चा कैसे चलेगा,
जब बजट पास ही नहीं हुआ है और अप्रैल आ गया तो खर्चा तो नहीं ना चल पाएगा। तो सरकार क्या करती थी कि 2 महीने का पैसा निकालने का पहले ही प्रावधान करता था कि 2 महीने का पैसा पहले निकाल के दे दो, फिर बाद में पूरा बजट पास करते रहना। तो उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। स्पेशली ये 2 महीने का ही पैसा इसमें निकाला जाता था वोट ऑन अकाउंट में। समझ गए ना। मगर फिर सरकार क्या किया कि 28 फरवरी से जो कर दिया कि अब 1 फरवरी को बजट लेके आइए, ताकि वोट ऑन अकाउंट का जरूरत ना पड़े। 1 फरवरी को बजट आता है तो 31 मार्च होते होते बजट पास हो जाता है, तो फिर इसका जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, मगर ये चीज़ था तो इसको याद कर लेना कि वोट ऑन अकाउंट भी कुछ होता था। ठीक है, इसके बाद देखिए रेलवे बजट और यूनियन बजट दो अलग अलग चीज़ है। रेलवे बजट में सिर्फ रेलवे का एक्सपेंडिचर और इनकम देखते हैं, और एक है यूनियन बजट, वो तो पूरा देश का देखते हैं। तो बहुत पहले रेलवे बजट अलग होता था और यूनियन बजट अलग होता था। कब? 1920-21 में एक कमेटी था, एकवर्थ कमेटी। उसके उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया था 1920-21 के एकवर्थ कमेटी के आधार पे। ठीक है, रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया था। मगर 2017 में वापस से जो है एक कमेटी बनाया गया 2016 में, विवेक देबरॉय कमेटी। तो विवेक देबरॉय कमेटी के आधार पे दोबारा से रेलवे बजट को जनरल बजट में शामिल कर दिया गया। तो अब जब डिस्कशन होता है तो दोनों बजट एक साथ डिस्कशन होता है। बीच में इतने साल 1921 से लेकर 2017 तक जो है रेलवे बजट अलग से आता था और यूनियन बजट जो है वो अलग से आता था, जनरल बजट। तो ये याद रखिए, कमेटी का नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछता है कि कब से दोनों बजट एक हुआ, कब अलग हुआ था, अलग किस कमेटी के कहने पे हुआ था, साथ में किस कमेटी के कहने पे हो रहा है। तो दोनों कमेटी है, पहले था एकवर्थ कमेटी और अभी है विवेक देबरॉय कमेटी। ठीक है, और इंडिपेंडेंस इंडिया में यानी कि जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो पहला बजट, फर्स्ट रेलवे बजट जो पेश किया गया था वो फर्स्ट रेलवे मंत्री थे हमारे जॉन मथाई, याद कर लीजिएगा। पहला रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। उन्होंने आज़ाद भारत में पहली बार रेलवे बजट पेश किया था, जॉन मथाई। ठीक है, फर्स्ट रेलवे बजट बाय जॉन मथाई। ठीक, यह है विवेक देबरॉय कमेटी, जिसके आधार पे 2017 से वापस से रेलवे बजट को इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। बजट भी हम लोग डिस्कस कर लिए, इससे ज़्यादा बजट से आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता है। बाकी टैक्सेस नॉन टैक्सेस बनेगा तो वो हम लोग आगे जब क्वेश्चन उस तरह का मिलेगा या नहीं क्वेश्चन मिला, हमारा PYQ जब हो जाएगा तो हम लोग फिर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा वाज अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ विच कंट्री इन अप्रैल 2024। ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था कि ये व्यक्ति कहाँ का नए PM बने हैं। तो क्वेश्चन देखिए, कुवैत इसका सही आंसर है, और कुवैत आंसर जो है ना वो आप कर भी सकते थे अगर थोड़ा सा करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। तो नाम नहीं भी पता है कि कौन PM बना, क्या बना, तो भी इन चारों देशों का कंडीशन देखते हुए आप कुवैत लगा सकते थे आंसर। कुवैत और लेबनान में थोड़ा सा फंस भी जाते। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये सब के बारे में, पैलेस्टीन, यमन, लेबनान और कुवैत। ये देखिए, ये चारों कंट्री जो है ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है। मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया कह सकते हैं आप, वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट। ठीक है, कौन कौन सा कंट्री? कुवैत। कुवैत यहाँ पे छोटा सा देश है कुवैत, इसका राजधानी कुवैत ही है, कुवैत सिटी। ठीक है, राजधानी कुवैत का कुवैत ही है। उसके बाद यमन यहाँ पे, यमन की राजधानी है सना। पैलेस्टीन यहाँ पे है, इजराइल और पैलेस्टीन में लड़ाई चलते रहता है, आपको पता ही है। और लेबनान यहीं पे है, लेबनान की राजधानी है बेरूत। ठीक है, लेबनान की राजधानी है बेरूत। यमन, सना, कुवैत का कुवैत। ठीक, ये सब मिडिल ईस्ट का है। थोड़ा सा और देख लो कि कुवैत जो है ये इसका बॉर्डर कहाँ से लग रहा है। यहाँ पे देखिए, कुवैत जो है ये पर्शियन गल्फ में आ रहा है ना, ये पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी, तो फारस की खाड़ी या पर्शिया की खाड़ी में ये आता है कुवैत। ठीक, यमन अरबियन सी में है, अरबियन सी, और इधर रेड सी, इन दोनों में पड़ रहा है यमन। ठीक है,
इज़राइल और पैलेस्टीन के बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग कर लेंगे। और लेबनान मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डर पे है लेबनान, यानी ये तीनों, ये जो है ना, ये किसी न किसी सी के पास है। कुवैत है पर्शियन गल्फ के पास, यमन है रेड सी और अरबियन सी के पास, और लेबनान है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर के पास। ठीक, ये देखिए पैलेस्टीन कहाँ है, ये इज़राइल का मैप है। इज़राइल ये है, जितना वाइट वाला पार्ट है ना, ये इज़राइल है वाइट वाला। और ये जो ये है वेस्ट बैंक, ये जो वेस्ट बैंक है यही है पैलेस्टीन, वेस्ट बैंक। और इस साइड में थोड़ा सा है गाजा, गाजा पट्टी, ये भी पैलेस्टीन है। ठीक है, पैलेस्टीन को दो भाई में बटा, पहले पूरा पैलेस्टीन ही था। पैलेस्टीन और इज़राइल का कहानी ये है ना कि पहले ये पूरा जो है ना पैलेस्टीन ही था, हिंदी में फिलिस्तीन बोलते हैं उसको, पूरा पैलेस्टीन था। फिर क्या हुआ कि वहाँ जर्मनी में आप लोग हिटलर का नाम सुने हैं, हिटलर। तो हिटलर जो था वो जर्मनी में ज्यूज लोग को मारता था, ज्यूज माने यहूदी, ज्यूज जाति का एकदम पूरा होलोकास्ट कर दिया था, जितने ज्यूज धर्म के लोग हैं सबको एकदम मारता था। ठीक है, तो वहाँ से लोग भाग गए, भाग के वो लोग कहाँ आ गए, यहाँ पैलेस्टीन में आ गए। पूरा पैलेस्टीन था, वहाँ आ गए, ढेर सारे ज्यूज यहाँ आ गए, और यहाँ आके इन लोगों ने क्या किया कि कब्जा कर लिया। और इन्हीं लोगों को जो यहाँ पहले से रहते थे पैलेस्टीन वाले, इनको ढकेल ढकेल के, और ये इस इलाके में थोड़ा सा बच गए वेस्ट बैंक में, और थोड़ा सा यहाँ बच गए हल्का सा गाजा पट्टी के पास, बस। तो अभी पैलेस्टीन वाले इजराइल वालों पे कहते हैं कि तुमने हमारे ज़मीन को हड़प लिया है। ठीक है, अब पूरा इजराइल का, इजराइल ज़्यादा पावरफुल हो गया है पैलेस्टीन से। ये वेस्ट बैंक का हिस्सा पैलेस्टीन का, और ये जेरूसलम के लिए दोनों लड़ते रहता है। जेरूसलम जो है वो राजधानी है, इसके लिए लड़ते हैं दोनों, पैलेस्टीन और इजराइल। ठीक, एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सब देश हैं इन सब में कुछ ना कुछ वॉर चल रहा है। ठीक है, वॉर, जैसे पाकिस्तान में ISIS है, अफ़गानिस्तान में तालिबान है, उसी तरह से इधर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं। ठीक है, वो ग्रुप का नाम भी पूछता है मैचिंग में। जैसे पैलेस्टीन में जो ग्रुप है वो है हम्मास, आप लोग बहुत इसका न्यूज़ में नाम सुने होंगे। इजराइल का लड़ाई मुख्य रूप से हम्मास के साथ ही है, तो पैलेस्टीन में ये आतंकवादी संगठन है हम्मास। उसी तरह यमन में आतंकवादी संगठन है हाउती, जिनको हाउती विद्रोही कहा जाता है, HOUTI, या हाउती विद्रोही, यमन का है हाउती विद्रोही। और लेबनान में है हिजबुल्ला। ठीक है, हिजबुल्ला, ये सब आतंकवादी संगठन सब है। लेबनान में हिजबुल्ला, कुवैत में कुछ नहीं, कुवैत बढ़िया से ये है, वहाँ पे किसी तरह कोई झंझट नहीं, इसीलिए तो वहाँ इलेक्शन हुआ और वहाँ पे PM चुने गए। जहाँ पे लड़ाई झगड़ा चलता है वहाँ पे सही तरीके से डेमोक्रेसी इलेक्शन ये सब थोड़ी हो पाता है, तो इसीलिए कुवैत इसका आंसर था। बाकी ये तीनों का आप लोग ये याद कर लीजिएगा, पैलेस्टीन में हम्मास, यमन में हौती रिबल्स, और लेबनान में हिजबुल्ला। ठीक, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मैच ऑफ द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ अष्टप्रधान सिस्टम ऑफ मराठा रूलर। देखिए यहीं पे आपको मैं बताती हूँ कि PYQ कैसे इंपॉर्टेंट है। 64 में, 65 में, और उससे भी पहले बार बार BPSC जो है वो ये क्वेश्चन पूछता रहा कि अष्टप्रधान जो है ये किसके किस शासक के यहाँ अष्टप्रधान सिस्टम चलता है। बार बार सेम क्वेश्चन, किस शासक के यहाँ अष्टप्रधान सिस्टम चलता है। तो हमने बार बार याद किया कि मराठा रूलर के यहाँ, शिवाजी के यहाँ, इतना ही हम लोग याद करके छोड़ देते थे। पर BPSC ये आपको हिंट दे रहा था कि भाई मैं आगे चल के अष्टप्रधान पूछूंगा कि अष्टप्रधान में जो सचिव है वो क्या होता है, जो पेशवा है वो कौन है, जो सामंत है वो कौन है, और जो अमात्य है वो कौन है ना। तो BPSC जब कोई क्वेश्चन कर रहा है तो भविष्य में वो उससे संबंधित जो है ना डिटेल में जाएगा, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। अभी जैसे हम लोग इसीलिए ना सब कुछ डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को हम लोग जो डिटेल में पढ़ रहे हैं कि बजट है तो बजट के बारे में पूरा पढ़ लिया। हो सकता है अगले बार पूछ दे कि बजट किस आर्टिकल में होता है, बजट को संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है या एनुअल, और कुछ पूछ देगा घुमा फिरा के, तो आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़। ठीक है, तो अभी हम लोग केवल ये अष्टप्रधान सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर क्लास में हर्षवर्धन को पढ़े थे, वैसे इस क्लास में हम लोग मराठा रूलर्स को पढ़ेंगे, ताकि आपका ये भी कंप्लीट हो जाए। देखिए हिस्ट्री भी कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, पॉलिटी भी, हर चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप देखो
अष्टप्रधान, अष्टप्रधान में कौन क्या है, ठीक है। अष्टप्रधान मतलब देखिए यहाँ पे इनके 8 मेन मिनिस्टर्स थे, 8 मंत्री, इसीलिए इसको कहा गया अष्टप्रधान। और ये 8 मंत्री में कौन क्या दिखता था, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है पेशवा, जो कि है सीएम या पीएम, जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा, पेशवा, सीएम और पीएम जो भी है वो पेशवा। उसके बाद है सुमंत या समंत, जिसको दाबिर भी कहते थे, वो फॉरेन मंत्री था, मास्टर ऑफ सेरेमनी, सेरेमनी वगैरह कराता था, कोई भी सेरेमनी जो होता है त्योहार वगैरह। और फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्री सुमंत या सामंत, दाबिर भी बोलते थे इसको। न्यायाधीश तो पता ही है, न्याय देता होगा, जज होगा। पंडित राव, नाम से समझ में आ रहा है पंडित है, रिलीजियस काम देखता था। सदर, सदर भी बोलते थे इसको, ठीक है, पंडित राव सदर, ये रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, ठीक है। उसके बाद मजूमदार या फिर अमात्य, ये रिवेन्यू को देखते थे, रिवेन्यू एंड अकाउंट्स, मतलब राजस्व, टैक्सेस वगैरह, मजूमदार या अमात्य। सेनापति जो मिलिट्री देखता था उसको बोलते थे सरये नौबत, ठीक है, सेनापति को क्या बोलते थे, सरये नौबत, ये डिफेंस देखता था। नेक्स्ट है मंत्री, मंत्री को कहा जाता था वाकिया नवीस, ये इंटेलिजेंस देखते थे, पोस्ट होम अफेयर्स, जैसे गृह मंत्री होते हैं तो वो वाकिया नवीस, ये होम मंत्रालय देखते थे, और इंटेलिजेंस। और सचिव, सचिव जो है ये रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस, सचिव को सुर नवीस भी कहा जाता था, ठीक है, सचिव को क्या कहते थे, सुर नवीस। और ये रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस के हेड होते थे, हेड ऑफ द रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब जो रॉयल पत्राचार होता है, ठीक है, एक राजा से दूसरे राजा के पास जो दूत वगैरह भेजा जाता था, पत्राचार होता था, तो वो ये देखते थे, सचिव यानी सुरनवीस। तो ये 8 मंत्री थे, इनका नाम के साथ एकदम याद कर लेना है कि किसको क्या कहते थे। जैसे एग्जाम में अमात्य पूछा गया है, सचिव पूछा गया है, ठीक है, सामंत पूछा गया है, और पेशवा पूछा गया है। अभी अगले बार पूछ सकता है कि सेनापति को क्या कहा जाता था, तो उनको सरये नौबत कहते थे, ठीक है। मंत्री क्या देखता था, मंत्री को क्या कहते थे, तो वाकिया नवीस, सचिव को सुर नवीस, अमात्य को मजूमदार। तो ये भी आपको एक बार याद कर लेना है पूरा का पूरा। ये हो गया आपका अष्टप्रधान। अभी हम लोग मराठा इम्पायर देख लेते हैं। तो देखिए मराठा इम्पायर जो है ये मुख्य रूप से इस्टेब्लिश होता है 1674 में, जब शिवाजी, शिवाजी का तो नाम सुने ही होंगे, वो उन्हीं से स्टार्ट हुआ है मराठा एम्पायर। और 1674 में जब उनका राज्य तिलक होता है, उनकी राजधानी थी रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ में उनका राज्य तिलक हुआ था, कोरोनेशन। तो रायगढ़ में उनके राज तिलक से शुरू हो गया आपका मराठा एम्पायर। पर वो तो 1680 में ही फिर मर जाते हैं शिवाजी, ठीक है, 1680 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या याद करना है, 1674 रायगढ़, ठीक, रायगढ़ के किले में। और शिवाजी जो है ना, उनका सपना क्या था, हिंदवी स्वराज्य गठन करने का, हिंदवी स्वराज्य, ठीक है, स्वराज्य के लिए लड़ते थे ये लोग। और इन्होंने किससे लड़ाई की थी, तो औरंगजेब से तो बाद में किए थे, पहले आदिल शाही डायनेस्टी, बीजापुर, बीजापुर हैदराबाद के आसपास बीजापुर का आदिल शाह का डायनेस्टी जो था, उससे इन्होंने पहले कन्फ्रंट किया था, लड़ाई की थी। बहुत सारा किला पे कब्जा करते रहते थे शिवाजी, ठीक है, जितना दक्षिण में जितना किसी का भी किला होता था, चाहे मुगलों का किला हो या किसी का, उस टाइम इनके टाइम में उसका राज चलता था, औरंगजेब का, ठीक है। अगर आप लोग, अभी छावा मूवी आया है जिसमें इसका बात है, क्या है, शंभू है ना, तो शंभू जो है ना वो कौन है, वो शिवाजी के ही बेटे हैं, ठीक है, उन्हीं का स्टोरी है। तो अभी शिवाजी के बारे में देखते हैं। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले, शाहजी, ये सब आप लोग नोट करते जाइए। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले और उनकी माता का नाम था जीजाबाई। इनका जन्म शिवनेरी के किले में हुआ था, पूना के आसपास इनका जन्म हुआ था, पूना में, ठीक है। और दादाजी कोंडदेव इनके गार्जियन थे, शिवाजी के जो गार्जियन थे वो कौन थे, दादाजी कोंडदेव, ठीक है। जैसे अकबर का गार्जियन जो था वो था बैराम खान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर के गार्जियन कौन थे, बैराम खान। उसी तरह गार्जियन मतलब कि माता पिता युद्ध में व्यस्त रहते थे, देख नहीं पाते थे, चाहे माता पिता का निधन हो गया तो उसके बाद जो देख रेख कर रहा है वो गार्जियन है, तो दादाजी कोंडदेव इनके गार्जियन थे, ठीक है। और ये लोग भोसले क्लैन से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले, इनका नाम था शिवाजी भोसले, शिवाजी राजे भोसले, ठीक, ठीक है।
Until 1657 शिवाजी मेंटेन्ड पीसफुल रिलेशन विथ मुगल एम्पायर। शिवाजी मुगलों के साथ एक शांतिपूर्वक रिलेशन मेंटेन किए थे, मगर औरंगजेब बड़ा ही बदमाश आदमी था मुगलों में। इसने शिवाजी को मारने के लिए शाइस्ता खान को भेजा था। किसको? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किसको दक्षिण भेजा था, तो शाइस्ता खान को भेजा शिवाजी को मारने के लिए साउथ में। तो जब भेजा तो शिवाजी उसी को मार दिए, शाइस्ता खान को हरा दिए और मार दिया। और मुगलों का बहुत सारा किला शिवाजी जो है वो कैप्चर कर लिए, ढेर सारा किला। ठीक है, तो जब इतना सारा किला साउथ का कैप्चर हो गया, तब औरंगजेब जो है वो एक राजपूत राजा जयसिंह को भेजा शिवाजी के साथ में मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए, संधि के लिए। देखिए, मुगलों और राजपूतों के बीच में बहुत अच्छा संबंध था। आप लोगों को पता है ना, जोधा अकबर। तो जोधा जो थी वो राजपूत रानी थी, तो मुगल और राजपूत का अच्छा संबंध था। तो औरंगजेब ने राजपूत राजा जयसिंह, ठीक है, सवाई जयसिंह, जयपुर को किसने गठन किया? जयपुर का जो संस्थापक है वो है राजा सवाई जयसिंह। ठीक है, तो राजा जयसिंह जो है इसको भेजा उन्होंने, औरंगजेब ने, कि जाओ शिवाजी के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाओ। और मित्रता का हाथ बढ़ाया गया कहाँ? पुरंदर में। पुरंदर में संधि हुई और शिवाजी ने 35 में से 23 किला वापस लौटा दिया। 35 किला पे कब्जा कर लिया था। किला मीन्स वो महल, तो 23 महल जो है वो वापस लौटा दिया। ठीक है, और साथ में ठीक है कहा कि हम लोग दोनों शांति से रहेंगे, अच्छे से लॉयल रहेंगे। शिवाजी ने कहा कि मैं मुगलों का लॉयल रहूँगा। और शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी, जिस पे मूवी बना है ना, उसको वो उसके दरबार में रखा कि ठीक है, औरंगजेब के दरबार में मेरा बेटा रहेगा और इसको मनसबदारी भी दिया जाएगा 5,000 रुपये का। ठीक है, संभाजी, जिसको बाद में औरंगजेब ही मार देता है। और फिर बाद में फिर संभाजी मर जाता है। फिर संभाजी का एक छोटा बेटा रहता है शाहू। तो शाहू जो है ना वो संभाल नहीं पाता है, और जब संभाल नहीं पाता है तब शुरू होता है, वो क्या करता है, अपना जो पेशवा है यानी कि पीएम है, उसका पीएम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है शाहू का। और वहाँ से पेशवा साम्राज्य शुरू होता है मराठाओं में पेशवा साम्राज्य। तो जो सबसे पहले पेशवा होते हैं वो होते हैं बालाजी विश्वनाथ, फर्स्ट पेशवा। बस ये याद रख लेना कि फर्स्ट पेशवा कौन है, बालाजी विश्वनाथ। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट पेशवा है वो है बाजीराव, बालाजी बाजीराव। आप लोग बाजीराव मस्तानी देखे होंगे, वही बालाजी बाजीराव। ठीक है, बाजीराव जो है वो सबसे फर्स्ट तो बालाजी विश्वनाथ है, उसका बेटा है बाजीराव। ये सब क्या है? ये सब पेशवा है, माने पीएम है। असली राजा ये सब नहीं है। असली राजा तो वो शिवाजी के वंशज हैं। मगर ये लोग इतना पावरफुल हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ये सब। ठीक है, तो बाजीराव के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने ज़िंदगी का कोई भी युद्ध नहीं हारा था, 41 युद्ध लड़ा था और सारा का सारा जीता था। और इसका जो सपना था वो था कि पूरा भारत में ये केसरिया झंडा फहराने का सपना। ठीक है, अटक से लेके कटक तक ये केसरिया झंडा फहराना चाहते थे। अटक से कटक का मतलब क्या है? ये देखो, ये देखो, ये रणवीर सिंह है जिन्होंने बाजीराव मूवी किया था। तो बाजीराव लोग कौन था? पेशवा था, पीएम। और इनका सपना था यहाँ है अटक पाकिस्तान, और कटक माने उड़ीसा। तो यहाँ से यहाँ पूरा इंडिया में इस तरह से सैफरॉन झंडा, केसरिया झंडा फहराना इनका मकसद था। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि अटक से कटक तक कौन मतलब कि अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था? अटक से कटक तक तो वो थे मराठास। मराठा अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे अटक से लेके कटक तक। समझ में आया? मराठाओं में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मराठा बहुत भाग में बटे हुए थे, स्पेशली 5 भाग में। कहा जाता है उसको मराठा संघ, मराठा कॉन्फिडरेसी। और बाद में इन्हीं लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया और ये लोग मर उड़ गए, सब एक दूसरे को मतलब वो कर दिया। तो मराठा संघ में 5 ये था। एक तो था इंदौर में रहने वाले जो लोग थे उनको कहता था होलकर, इंदौर के होलकर। ठीक है, बड़ौदा के गायकवाड़। ठीक है, बड़ौदा में जो रहते थे वो थे गायकवाड़। पुणे के पेशवा, मालवा के पवार और ग्वालियर के सिंधिया। तो ये 5 था, इसको याद कर लेना। इंदौर का होलकर, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, पूना का पेशवा और मालवा का पवार। ठीक, और ये जो मराठास थे ना, इनका अंत कब कैसे हुआ तो उस पर भी एक मूवी है, पर वो तान्हा जी करके एक मूवी है।
इनका अंत जो हुआ ना 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, याद कर लीजिएगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था मराठास, और बाहर से आया था एक आदमी, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अहमद शाह अब्दाली दोनों के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध। और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरीके से हराया, इतनी बुरी तरीके से कि उसके बाद वो लोग फिर उठ नहीं पाए। तो बस यहीं पे मराठाओं का हो जाता है अंत। ठीक, तो ये आप लोग पूरा पढ़ लिए। एक और चीज़ देख लीजिए कि मराठा लोग जो है शिवाजी के टाइम से ही ये लोग दो तरह का टैक्स वसूला करते थे। एक टैक्स होता था चौथ और एक टैक्स होता था सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी दो टैक्स था। चौथ का मतलब होता था 1/4, है ना, चौथा हिस्सा। ठीक है, 1/4 ऑफ लैंड इनकम पेड टू अवॉइड रेड्स। मतलब ये लोग क्या करता था ना कि ये लोग गुरिल्ला वॉर करता था। गुरिल्ला वॉर का मतलब होता है गुरिल्ला की तरह आना, तेजी में मार काट मचाना और भाग जाना। मतलब एकदम 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड में मार काट मचा के एकदम भाग जाना, दिखाई भी नहीं देना। तो इसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉर। तो ये लोग गुरिल्ला वॉर करने में बहुत ही एक्टर था मराठा सब। ठीक है, तो चौथ जो है ये लोग कहीं पे भी किसी भी गांव में वहां पे रेड मार देता था तुरंत, मतलब कि गांव को लूटपाट मचाता था। तो अगर गांव बचना चाहता है तो वो गांव अपना इनकम इनको देगा 1/4। मतलब ये तो डाकू वाला काम हो गया, पर कोई बात नहीं, ये लोग करते थे। ये लोग उस गांव से 1/4 ये लेते थे, और ये वो गांव जो है ना वो सब मुगलों के अंडर में आता था। तो इसी कारण से ये लोग उसको लूट मचाते थे। तो 1/4 चौथ अगर उनको देगा टैक्स तो वो नहीं लूटेंगे। और दूसरा है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी होता था 10%, ये 10% है, नाम में ही समझ में आ रहा है। सरदेशमुखी ये 10% है। टैक्स कलेक्टेड इन मुगल टेरिटरी, ये भी मुगलों के टेरिटरी में ये टैक्स कलेक्ट करते थे, अपने मराठा टेरिटरी में ये टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, तो ये दो तरह का टैक्स, चौथ एंड सरदेशमुखी। डायरेक्ट पूछेगा कि ये किसके टाइम पे ये टैक्स लिया था, बस यही पूछेगा। तो मराठास लोग ये लेते थे। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा जा रहा है, वीडियो ही बहुत लंबा होगा, पर कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। अगर आप इतना डिटेल में पढ़ेंगे तभी संभव है कि एग्ज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 15 तक ही अभी इस वीडियो में करेंगे, बाकी 5 क्वेश्चन लोग अगला वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो अपलोड होने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, आईआईपी के डेटा के अनुसार, आईआईपी डेटा जो मॉस्पी बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अनुसार किस सेक्टर में ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में ग्रोथ हुआ है। तो सबसे पहले तो आईआईपी का ही बात कर लेते हैं कि आईआईपी होता क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक सॉरी, ये देखिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्रीज जो जितनी सारी हैं वो जो भी प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, तो उसका निकलता है, ये लोग मंथली उसका डेटा निकालता है कि कौन सा इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, किस इंडस्ट्री का प्रोडक्शन घटा। तो ये डेटा निकाला जाता है। और ये डेटा कौन निकालता है, वो डेटा पब्लिश करता है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। हमारे देश में एक ऑफिस है स्टैटिक्स ऑफिस, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी केंद्र है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि इस मंत्रालय का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कभी कभी कि सीएसओ किस मंत्रालय में आता है, 4 मंत्रालय का नाम दे देगा, डिफेंस मंत्रालय, एजुकेशन मंत्रालय, ये मंत्रालय। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक, यही लोग जारी करता है इस डेटा को। और इस डेटा का जो बेस ईयर है वो है 2011-12। बेस ईयर मतलब होता है कि आप किस साल से कंपैरिजन कर रहे हैं कि कितना बढ़ा या कितना घटा प्रोडक्शन। तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं 2011-12 से, कि 2011-12 के साल में जितना प्रोडक्शन था, अगर मान लो कि उस साल किसी कंपनी ने, मारुति ने 50 कार बनाया और 2024 में वो बनाती है 20 कार, तो यानी कि घटा प्रोडक्शन। और उस साल 50 बनाया और अभी बनाया 100 कार, यानी प्रोडक्शन बढ़ा। यानी हमने उस साल को मान लिया कि वो साल मेरा तुलना करने के लिए वो है, बेस ईयर है, वहीं से हम तुलना करेंगे। तो बेस ईयर क्या है इसका, आईआईपी का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 2011-12। देखिए हर बहुत सारा निकलता है,
इस तरह का जो इंडेक्स है ना, बहुत सारे इंडेक्स आते हैं और सबका बेस ईयर अलग अलग होता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसका आईआईपी का बेस ईयर 2011-12 है। अब ये कौन कौन सा क्षेत्र का इंडस्ट्री को देखता है, तो एक तो सबसे ज़्यादा जो ये देखता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, जैसे कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर करता है, सामान बनाता है। माइनिंग इंडस्ट्री उसके बाद आता है और फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, फिर माइनिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये याद कर लेना। इस 3 तरह के इंडस्ट्रीज को देखता है और 3 तरह में मुख्य रूप से इसके पास 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि कितने कोर इंडस्ट्रीज हैं इसके, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज को ये देखता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट वाला इंडस्ट्री। रिफाइनरी प्रोडक्ट मतलब होता है जैसे तेल शोधन कारखाना है ना बरौनी में, तो उसमें से क्या प्रोडक्ट निकलता है, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, उसके बाद उसमें से निकलता है मोबिल, वैक्स, ठीक है। तो जो भी रिफाइनरी प्रोडक्ट है वो, सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड स्टील, कोल, क्रूड ऑयल माने पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर माने खाद। तो ये डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, सीधा ऊपर से नीचे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह से पूछता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, किसका कितना वेटेज है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट का। रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर, ऐसे ही याद कर लेना, ठीक। 8 कोर इंडस्ट्रीज। अभी हम लोग वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका ये इंडेक्स के अनुसार किसका प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुआ है, अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो देखिए ये सब क्या चीज़ का प्रोडक्शन है, यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड मतलब होता है, देखिए ऐसा सामान जिसको आप लोग सिर्फ कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं, उपभोग की वस्तुएं। उपभोग की वस्तु जैसे हो गया टीवी, टीवी है आप देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीवी को बेचने से कुछ खास मतलब बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगा, बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है। टीवी आपके लिए पैसा कमाने का साधन तो नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, वो उपभोग की वस्तु है। खाना पीना ये सब उपभोग का वस्तु होता है, कपड़ा लत्ता सब उपभोग का वस्तु होता है, क्योंकि ये पैसा कमाने का साधन नहीं है, ठीक है। अलमीरा और अलमीरा वो जो भी है। फ्रिज है, मान लीजिए कि आप फ्रिज खरीद रहे हैं कि आप उसको घर में रखेंगे, तो वो हो गया उपभोग की वस्तु। लेकिन आप फ्रिज इसलिए खरीद रहे हैं कि आप उसको दुकान में रखेंगे और जो ठंडा वगैरह बेचेंगे उसमें, तो फिर वो हो गया कैपिटल गुड, ठीक है। फिर वो क्या हो गया, पूंजीगत वस्तु, वो फिर उपभोग की वस्तु नहीं रहा, ठीक है। जैसे आप मशीन खरीदे, टेलर वाला मशीन, तो आप उसमें कपड़ा सिएंगे, पैसा कमाएंगे, तो वो मशीन क्या है, वो है कैपिटल गुड, वो उपभोग की वस्तु नहीं है। तो वस्तुएं कई टाइप की होती हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड जो उपभोग की वस्तु होता है, एक होता है कैपिटल गुड जो होता है पूंजी जिससे कमा सकते हैं आप। ट्रैक्टर खरीदे तो ये क्या हो गया, ट्रैक्टर कैपिटल गुड है, ठीक है। फिर हो गया कंस्ट्रक्शन गुड। कंस्ट्रक्शन गुड्स मतलब जिसका ऐसा माल, ऐसा सामान जिसका प्रयोग कंस्ट्रक्शन में होता है, जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब कंस्ट्रक्शन गुड्स है, ठीक है। तो इसमें किसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ था 2023 फाइनेंशियल ईयर में, तो डी इसका आंसर है। कैपिटल गुड बहुत सारा लोगों ने खरीदा, साथ में कंस्ट्रक्शन गुड्स यानी कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, 15 तक ही अभी हम लोग करेंगे, इसके आगे हम लोग अगला वीडियो में करेंगे, वो वीडियो भी शाम तक आ जाएगा आप लोग के पास। 15 नंबर क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड। हीट ट्रांसफर भी हो रहा है और कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। अब देखिए हीट कितनी तरह से ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर का 3 तरीका है, ठीक है। तीनों तरीका समझ लो। ये देखिए सबसे पहला तरीका हीट ट्रांसफर का होता है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या है कि जब डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई सामान हो और वो गर्म हो जाए, जैसे अगर आपका कढ़ाई चढ़ाए हैं और कढ़ाई पे छोलनी रखा है तो छोलनी गर्म हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि छोलनी आग पे रखा है, छोलनी तो कढ़ाई पे रखा है पर कढ़ाई गर्म है और उसके कांटेक्ट में छलनी भी है, इसीलिए छलनी भी गर्म हो जाएगा। तो ये हुआ कंडक्शन। गर्म कैसे हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, टच में है इसीलिए गर्म हो रहा है, तो होता है कंडक्शन, ठीक।
हॉटर ऑब्जेक्ट के टच में अगर कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट आएगा, गर्म सामान के टच में अगर कोई ठंडा सामान आएगा तो वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है कन्वेक्शन। दूसरा मेथड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो गर्म मॉलिक्यूल्स ठंडा मॉलिक्यूल्स की तरफ ट्रांसफर होते हैं। हीट ट्रांसफर होता है फ्लूइड्स में। द मेथड इन्वॉल्व हीट ट्रांसफर थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड जैसे कि लिक्विड और गैस वगैरह में। कभी पानी चढ़ाएं आप लोग, पानी चढ़ाते हैं जब गैस पे, तो क्या होता है कि पानी में आप देखेंगे जब गर्म होना शुरू हुआ हल्का हल्का, तो उसके बर्तन के आसपास नीचे बॉटम पे बुलबुला जैसा हो जाता है पूरा। ठीक है, वो बुलबुला जैसा हो जाएगा हल्का हल्का, फिर वो बुलबुला सब ऊपर उठना शुरू होगा। ठीक है, और धीरे धीरे वो पूरा फैल जाता है, फिर पानी खौलने लगता है। शुरू में क्या होता है कि बुलबुला धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होता है, तो नीचे का पानी गर्म हुआ वो ऊपर गया, क्योंकि गर्म चीज़ हमेशा ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर जाता है, अगरबत्ती की हवाएं ऊपर जाती हैं। तो गर्म जो मॉलिक्यूल है वो क्या हुआ, पानी का मॉलिक्यूल वो ऊपर उठता है। ठीक है, और ऊपर जो ठंडा पानी है वो क्या होता है, नीचे जाता है, क्योंकि ठंडा चीज़ जो है वो बैठता है, गर्म चीज़ उठता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन कंडक्शन से कंडक्शन में तो डायरेक्ट टच है, कन्वेक्शन स्पेशली होता है लिक्विड और गैस में, लिक्विड में और गैस में, जैसे पानी वगैरह में हो गया, या फिर गैसेस वगैरह में भी होता है, धुआं सब जो ऊपर ही उठता है। और तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन में न लिक्विड है, न गैस है, न कोई टच है। रेडिएशन में हीट का ट्रांसफर जो है वो वेव के माध्यम से होता है, वैक्यूम, खाली जगह में भी हीट का ट्रांसफर। जैसे हम लोग को सूरज का गर्मी लगता है, सूरज अभी गर्मी का दिन है तो हीट बहुत तेज है। ठीक है, तो हम लोग को सूरज का जो गर्मी है वो कैसे मिल रहा है, तो वो जो तरीका है हीट का ट्रांसफर होने का वो है रेडिएशन। इसी को बोलते हैं रेडिएशन। बिना किसी टच के, कोई टच नहीं है ना, ना ही बीच में कुछ है, वैक्यूम है, खाली जगह है। हवा है, मगर हवा तो सिर्फ अर्थ यहाँ है तो अर्थ के चारों साइड ही हवा है ना, और सन तो बहुत दूर है, बीच में तो कुछ नहीं है, तो फिर भी हम लोग को मिल जाता है, तो ये है रेडिएशन। अभी आप ऑप्शन पे आएंगे तो आपको आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि हीट का ट्रांसफर बिना किसी माध्यम के, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडिएशन। ना कंडक्शन बोलते हैं ना कन्वेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडिएशन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब होता है, सिंपल सा बात है कि आप मिरर में अपना इमेज देखते हैं आईने में, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आईने में देखेंगे, पानी में देखेंगे, जहाँ देखते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ से टकरा के लौटती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आवाज़, जब आप कहीं पे रहते हैं और आवाज़ करते हैं, दीवार से टकरा के आवाज़ वापस आती है, तो रिफ्लेक्शन, ये सब रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो 15 तक अभी हम लोग कर लिए हैं। आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ और पूछना हो तो बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, कंटिन्यू किया जाए इसको आगे, तो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसका जो अगला पार्ट है वो आपको मिल जाएगा शाम तक। तो चलिए, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।